हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। तो मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस शो मैग्नेटिक नेचर, यानी डी ब्लॉक के ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। दीज आर आइदर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और डायामैग्नेटिक भी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इन सब्सटेंसेस के पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इट मीन्स हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तभी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच इज़ रिपेल्ड। ये करते हैं, रिपेल्ड करते हैं बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होना चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये करेंगे, रिपेल्ड कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में जब इन सब्सटेंसेस को रखा जाएगा तो, राइट। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में मिलते हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो इसको निकालने का एक तरीका है म्यू एफ इक्वल्स टू, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू एन प्लस टू, और ये इस तरह से रूट लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं बी एम। यहाँ पे एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने, अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड जिंक। तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22 होता है, इसका 23, क्रोमियम का 24, इसका 25, यहाँ पे इसका 26, यहाँ पे इसका 27, और यहाँ पे होता है 28, और यहाँ पे इसका होता है 30। स्टूडेंट अगर हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, स्कैंडियम का 21 है, तो यहाँ पे आप कहेंगे, आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो आर्गन 4s2, यहाँ 18 हो जाता है, 4s2 3d1, यानी यहाँ पे जो है डी ब्लॉक के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह से आप 22 ले लेते हैं, टाइटेनियम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्गन 4s2 3d2, यानी यहाँ पर दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ तक हो जाएगा? आयरन में यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 26 एटॉमिक नंबर होता है। हम लिखेंगे इसको 4s2 3d6। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? आप अगर डी ऑर्बिटल बनाते हैं तो देखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो है यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से अगर 27 का हम बनाते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं 4s2 3d7। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने आते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से निकिल बनाते हैं अगर आप, तो निकिल में कितना होता है 28। तो निकिल का अगर हम बनाते हैं तो 4s2 लास्ट सेल में और 3d8 आता है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले। यानी हमने ये देखा कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अनपेयर्ड होने की यहाँ पर है, क्योंकि ये भरे हुए हैं। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे ही आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ता जाता है।
तो आयरन कोबाल्ट निकिल जो है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये मोर पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर यानी मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का तरीका यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बता देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हम स्कैंडियम में निकालते हैं, तो स्कैंडियम के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आपको म्यू एफ इक्वल्स टू इस तरह से रूट 1 + 2 bm, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3, तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। bm जो होता है इसमें बोहर ने दिया था, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन, ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की, राइट। तो ये था जिसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोला। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल की वजह से, या हम ये भी कह सकते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं जिसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, इनको सबसे आगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड को। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटालिस्ट इन द वेरियस रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम जो स्टूडेंट यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन जो स्टूडेंट यूज होता है ये अमोनिया के फॉर्मेशन में, यानी हैवर प्रोसेस से अमोनिया जो बनाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं हम आयरन का। निकल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है। एंड B2O5 यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द MnO2। तो यहाँ पे Mn ऑक्साइड की फॉर्म में यूज होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में। नाउ कोबाल्ट के जो सॉल्ट होते हैं कैटेलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये कुछ थे और आपको ये भी पता लग गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये डी ऑर्बिटल यानी n-1 डी ऑर्बिटल की वजह से शो करती है। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोई मेटल है। ठीक है, तो जो ये मेटल है हमारे पास, सपोज दैट ये डी ब्लॉक का मेटल है और इस मेटल में हमने ऐड कर देना है नॉन मेटलिक एटम्स, जैसे हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं हम, या फिर हम बोरॉन को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कार्बन को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसमें नाइट्रोजन को। तो ये क्या बनाता है, मेटल और इनऑर्गेनिक जो एटम है इनके साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। इनकी जो साइड होती है उनमें ये एटम फंस जाते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, यानी कंप्लीट रेशियो में नहीं होते। तो समझते हैं स्मॉल नॉन मेटलिक एटम सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर एबल टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द लेटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये लेटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। तो एग्जाम्पल TiC, है ना, ये मेटल है और ये इनऑर्गेनिक। Mn मैंगनीज नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, जिस तरह से आयरन हाइड्रोजन, है ना, वेनेडियम ने हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये लिखा है इसका मतलब होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, ये कंप्लीट रेशियो में अपने नहीं है, 100% नहीं है, 0.56 फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसे ही टाइटेनियम का है H1.7 फॉर्म में है यहाँ पर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ से CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं नेचर में। डू नॉट फॉलो द कॉमन रूल्स ऑफ द वैलेंसी, ये वैलेंसी के रूल को फॉलो नहीं करते क्योंकि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, ये अपने फॉर्मूले के कंप्लीट रेशियो में एटम नहीं होते हैं, राइट।
कैरेक्टर समझ लीजिए, दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट को रखते हैं और प्योर स्टेज में जो मेटल होती है उससे भी ज़्यादा होता है इनका, ठीक है। दीज आर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे रिटेन मैटलिक कंडक्टिविटी, इनके पास मैटलिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कंडक्टेंस को रखते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, ये क्या होते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, ये केमिकली इनर्ट फॉर्म में मिलते हैं। तो हमने समझ लिया यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझते हैं एलॉयज फॉर्मेशन। तो एन एलॉयज इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स को मिलाकर बना मिक्सचर है, ठीक है। और ध्यान रखना कैसे होते हैं एलॉयज, होमोजीनियस सॉल्यूशन में होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी जो एलॉयज हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मेटल्स और मेटल्स को मिलाकर ब्लेंड करके बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, सिमिलर रेडियाई एंड द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इजली फॉर्म्ड एलॉयज, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल इजली एलॉयज को बना लेते हैं क्योंकि उनकी रेडियाई और भी कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। अब हमने जो मेटल्स मिक्स की उनको ठंडा करेंगे आप उस मिक्सचर को, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, एक स्मूथ सॉलिड एलॉय मिलता है, ठीक है। तो सच एलॉयज यूजली हार्डर, जो ट्रांजिशन मेटल को मिलाया और उसके बाद ठंडा किया तो स्मूथ जो एलॉयज आपको मिलता है वो हार्डर होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एंड मोर रेजिस्टेंट टू द कोरोजन देन द पेरेंट मेटल, है ना। तो इनके अंदर मोर रेजिस्टेंस होता है कोरोजन का, इनको जंग भी जल्दी नहीं लगती है, राइट। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। अगर कोई मेटल Hg के साथ इस तरह से एलॉयज का फॉर्मेशन कर दे, Hg मेटल है, डीप ट्रांजिशन मेटल, तो हम उसको बोलते हैं अमलगम्स, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल देखना है तो जिंक और Hg, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, ठीक है, ओके। ब्रेस BRASS, तो इसमें मिलाया जाता है कॉपर को और जिंक को, ठीक है, ये एक अमलगम है। ब्रॉन्ज, इसमें स्टूडेंट कॉपर और टिन को मिलाया जाता है, ठीक है। द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉयज, सबसे अच्छे फेरस के एलॉयज होते हैं। क्रोमियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम के हो सकते हैं, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और मैंगनीज। इनका यूज स्टूडेंट कहाँ पर किया जाता है, स्टील बनाने में और स्टेनलेस स्टील बनाने में इन एलॉयज का यूज किया जाता है, राइट। तो स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो बेस्ट नॉन फेरस एलॉयज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है और एमएन, ये वाली मेटल का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये हो गया एलॉयज फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।